नमस्कार बेटा, क्या हाल चाल है। सर ठीक है एकदम। आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, लो जी, फिर कर रहे थे तो एक वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। बोलो हाँ। हाँ सर, वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद देखना हम अति सुंदर क्वेश्चंस में आज मूव करेंगे और होपफुली हम इसे आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। होपफुली अगर थोड़ा बहुत रह गया तो अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा शॉर्ट में, मतलब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बचा नहीं है चैप्टर। और अगर मैं वैसे बताऊं, क्योंकि क्लासेस बैक टू बैक हो रही थी आपकी, इसके बीच में जैसे क्लासेस चल रही थी तो उस चक्कर के अंदर हमने ये शॉर्ट रखी, तो आगे जब एक बार आपके पास प्योरली मतलब आपके पास एट होम क्लासेस आ जाएंगी पूरी की पूरी, जैसे इस चैप्टर को छोड़ दो और अगले को छोड़ दो, क्योंकि उसके लिए तो आपको एक फ्लो बनाने की जरूरत थी ना आपके पास, जिसमें आप इससे पहले अकाउंट्स देख रहे थे, फिर मेरे को लगता है शायद ईआईएस है या जो भी एसएम चल रहा है आपका, उसके बाद एफएम है, फिर ऑडिट है। तो एक सीक्वेंस के लिए हमें क्लास को टाइम को भी एडजस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज मेरे को लगता है नॉर्मल क्लासेस हम 1.25 घंटे 2.5 घंटे की हुआ करेगी जब आप आगे जाएंगे, तो जब आपके पास डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल होगी, जो सिक्योर्ड मोड पे आपके पास आएंगी आगे जाके, तो वैसे हो जाएंगी। तो ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। ये एक ये भी मान लो कि फ्लो बनाने के लिए कई बार होता है, छोटी क्लासेस इसलिए भी होती है कि आपका फ्लो बन जाए, अडेप्टेबिलिटी आ जाए। आप भी नए बच्चे हैं, अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे के आए नए नए, दैट्स दी ओनली रीजन। और जब आपके पास एट होम क्लासेस होंगी, जब जब होंगी तो आपकी चॉइस होगी ना, एक दिन में दो दो भी देख सकते हो, छोटी होगी तो क्या है। तो कई बच्चे ऐसे, तो उसकी चिंता नहीं करना बिल्कुल भी। दूसरी एक और बात कर लूं बिफोर वी डू दी वार्म अप, मैं 2 मिनट और लूंगा आपका बेटा। चैप्टर का सीक्वेंस मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, तो आप अगर ये कहें कि मुझे सर इसके बाद ये चैप्टर ले लीजिए या ये ले लीजिए, वो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब आप सीधा कहें एबीसीडी सिखाएं और राधे मोहन प्यारे श्याम घनश्याम का नाम एक साथ लिखना सिखा दे, तो वो कैसे होगा। तो मतलब मेरी बात को समझना, कल्पना करना, एक फ्लो में तो आएगा ना। ऐसा नहीं ना पिक्चर का एक सीन बना और एंड की पिक्चर पहले दिखा दी और बीच की पिक्चर एंड में दिखा दी, तो वैसा तो हो नहीं सकता। तो उतना तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि आई हैव माई ओन वे ऑफ डूइंग इट, तो मुझे पता है किस चैप्टर को कहाँ पर लेना है और किस चैप्टर से कौन सा चैप्टर अडेप्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल रेशियोज हमें यहाँ जरूरत पड़ी, मैं 2-4 मिनट बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बात करता नहीं हूँ क्लास में आपसे, क्योंकि हम सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। मुझे पता है कौन सा चैप्टर कहाँ पर लेना है। रेशोज आया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये भी कह सकता था आपको रेशोज आप करके आए हैं, तो मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपको शायद कुछ भी नहीं आता, मैं उस एंगल से पढ़ाता हूं। अगर बाय चांस आता है तो आपके पास फास्ट फॉरवर्ड की तो ऑप्शन हमेशा ही होती है ना, तो वो एक दिक्कत रहती नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई संदेह आएगा, मैंने आपको कहा है मैसेज मत कीजिएगा, फोन करके मेरे से पूछ लेना, तो एक आइडिया लग जाता है, मतलब मेरे को भी एक कंफर्टेबल लेवल आ जाता है कि हाँ आप कहाँ पर हैं क्या नहीं है, आपके इनपुट्स हैं, तो उससे भी आइडिया लग जाता है। तो कई बार वैसा भी होता है, तो चैप्टर का फ्लो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, वो आप ध्यान से फॉलो करेंगे। और अगर आपको लगता है नहीं सर हमें अपने आप करना है, बाई चांस आपके क्लासेस हो, आप पीछे की पहले देखना चाहें आगे की बाद में देखें, तो ऐसे तो आपको समझ में क्या आएगा। तो इसलिए सीक्वेंस चैप्टर के हिसाब से ही बनाई जाएगी, तो वो ऑटोमेटिक आएगी। उसके बाद इस चैप्टर में जैसे हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है मेरे हिसाब से, नाउ वी हैव बिकम अडेप्टेबल, हमें स्पीड को धीरे फास्ट जो करना है वो सारी चॉइस आपके पास होती हैं जब आपके पास आई थिंक ड्राइव पर क्लासेस होती हैं, या आपके पास गूगल ड्राइव पर होंगी, जो भी इसे आगे जाके कंटिन्यू करेंगे जैसे भी करेंगे आप, तो वो आपके चॉइस होती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सब्जेक्ट सिंपल है, मैंने पहले भी कहा था। हम टाइम शायद इसमें ये जैसे मैंने आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल हो सकता है अगला चैप्टर एक और अवेलेबल हो शायद, सो दैट्स इट। उसके बाद आपके पास सब कुछ सिक्योर्ड फॉर्म में होगा, तो तब तक आपका फ्लो बन जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से एक अडेप्टेबिलिटी आ जाती है। अगर आपको लगता है कि उसमें भी अडेप्टेबिलिटी नहीं आती है, तो आई एम वेरी फ्रैंक ओपिनियन, मतलब मैं बहुत क्लियरली पहली क्लास में भी बोला था इंट्रो में, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तब भी लगता है कि कंपैटिबिलिटी में दिक्कत है, देन इट्स योर कॉल, देन इट्स योर कॉल, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन यू समथिंग, देन यू हैव टू टेक अ कॉल, क्योंकि आपके पास चॉइसेस होती हैं, आप अपने हिसाब से देख लेंगे उसको। सर आगे क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, वो बढ़े नहीं बढ़े उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब आपके पास चॉइस होती तो आप जैसे मर्जी देखेंगे ना उसको, उसकी बात नहीं करेंगे। तो मैं क्या आगे चल सकता हूँ, कुछ दिमाग में चीज़ें थी, अगर बीच में आएंगी तो मैं फिर से बात कर लूँगा। अब सारे बच्चे आ चुके होंगे, बोलो हाँ जी हाँ। एक छोटा सा वार्म अप करेंगे तेजी से, वार्म अप करेंगे। आंसर हालांकि दिया है, मैं होमवर्क में भी दे सकता था, बट मैं चाहता हूँ वार्म अप करें ताकि बच्चे आएँ जब तक,
तब तक हम इसको कर ले, उसका एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट में जाने वाले हैं आज। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 16। तो वैसे अगर मैं 9 को बना दूं 6 तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है 1, 9 को ऑपोजिट कर दो 6 बन जाता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बेटा। वार्म अप एक्सरसाइज कर रहा हूं मैं, आंसर दिया, आंसर को नहीं देखेंगे। Xylo Limited is considering the alternative financial plans as follows. Particulars दिए हैं बेटा, प्लान ए, प्लान बी यू हैव बीन गिवन। इक्विटी शेयर्स 10 ईच के हिसाब से दिए हैं आपको 8 लाख। अच्छा, 8 लाख दिए हैं, और ये भी 8 लाख दिए हैं बेटा। ये क्या है, हाँ, तो 8 लाख 8 लाख। अच्छा, और प्रेफरेंस शेयर्स ये रुपीज़ में 8 लाख, तो 80,000 80,000 हो जाएंगे। आंसर को नहीं देखेंगे बिल्कुल भी हम। प्रेफरेंस शेयर्स 100 के दिए हैं आपको, और 12% डिबेंचर्स 4 लाख के दिए हैं। तो मैं प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर रेट दिया कि रेट नहीं दिया, ये 12 लाख बन जाते हैं। टोटल 12 बन रहे हैं, 12 बन रहे हैं बेटा जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है सर, हमें करना है इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन देम इज 480, 4,80,000 इन डिफरेंस पॉइंट भी दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30, कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अच्छा 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 अच्छा, रिवर्स कैलकुलेट करना है बेटा, रिवर्स कैलकुलेट करना है। हम अपने आप करेंगे, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, हम अपने आप करेंगे। मैकेनिकली मैथमेटिकली कुछ ऊपर नीचे भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये पता है इन डिफरेंस पॉइंट क्या था, पीछे का रिकैप करें सर। हमने पहला पार्ट किया था, हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। वी सेलेक्ट दैट ऑप्शन विच गिव्स अस व्हाट हाईएस्ट ईपीएस, विच गिव्स अस व्हाट हाईएस्ट ईपीएस। बिल्कुल ठीक किया। उसमें फाइनेंसिंग प्लान देखते थे कौन सा है, आज उसका ऑल्टरनेटिव देखने वाले हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कराऊंगा मैं आज इसके बाद। तो पहले हम देखते थे कि कौन सा प्लान चूज करना है विच गिव्स द हाईएस्ट ईपीएस, आज उसका एक्सेप्शन देखेंगे। उसके बाद हमने इन डिफरेंस पॉइंट देखा, इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस अंडर टू प्लान्स वुड बी सेम, वही यहाँ पर दिया है। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट प्लान्स के बीच में हो सकता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि कहाँ पर कौन बेटर आएगा या नहीं आएगा, और वो क्यों होता है, उसको भी हमने देखा। उसके बाद हम मूव करें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पर, कि हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं कि फाइनेंशियल कॉस्ट या फाइनेंशियल प्रेफरेंस डिविडेंड या इंटरेस्ट मीट करने के लिए हमें कितना लेवल ऑफ ईबीआईटी चाहिए एंड सो ऑन। अब ये बेसिकली इंडिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन है। प्लान इज 4,80,000, तो हम क्या करेंगे बेटा, एट इंडिफरेंस पॉइंट मुझे पता है प्लान ए, प्लान ए एंड प्लान बी ईपीएस वुड बी सेम। मैं फॉर्मुला बनाऊंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड को वेरिएबल छोड़ दूंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड को वेरिएबल। तो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे बेटा सोल्यूशन 19 वार्म अप एक्सरसाइज, सोल्यूशन 19 लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या करना है सर, इंडिफरेंस पॉइंट दिया है हमें जी, इंडिफरेंस पॉइंट दिया है बेटा, इसका मतलब है ईबीआईटी दिया है हमें बेसिकली। और मैं फॉर्मुला बनाऊंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड को वेरिएबल छोड़ दूंगा। तो लिखें बेटा एट इंडिफरेंस पॉइंट ईपीएस अंडर प्लान ए should be equal to प्लान, और प्लान ए में इंटरेस्ट है ना, यस, 4 लाख का 12%। ईबीआईटी दूसरे में प्रेफरेंस डिविडेंड है बेटा, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ईबीआईटी 4,80,000, इंटरेस्ट आएगा 12% ऑफ 4 लाख। मैं थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस की है हमने। ये 4 लाख इंटू 0.12 48,000, टैक्स रेट 30%। नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे बेटा, 8 लाख रुपए दिए हैं और 10 का दिया है, तो 80,000 आ जाएगा ना जी सर। ये तो कट जाएगा, कोई भी नंबर हो, क्या फर्क पड़ता है उससे।
ये क्या आ गया सर, सॉल्व कर ले इसे। 4,80,000 माइनस 48,000। मैं डायरेक्टली बेटा इंटू 0.7 कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इंटू 0.7 कर रहा हूँ। 1 माइनस 0.3 0.7, 302 400। और ये आ गया 4,80,000 इंटू 0.7। तो प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल सकते हैं इंप्लाइज। $33,600, 33,000 बेटा 600, ये आ गया। उसने हमसे मांगा क्या था वो देख लो एक बार। उसने प्रेफरेंस रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड मांगा था, देखो जरा रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो निकाल सकते हैं, 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड क्या आएगा बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड रेट देयरफॉर प्रेफरेंस शेयर्स इतना ही ना, और वो कितने दिए हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 4 लाख। एट 8.4। चल सकते हैं बेटा आगे। अब तक तो सारे बच्चे आ गए होंगे जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखेंगे बेटा। आज मार्केट का एनालिसिस हम यहीं कर लेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वार्म अप एक्सरसाइज था, नोट लिखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। उसके बाद बताऊंगा क्यों करवाया ये। एक रेशियो लिखें, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेशियो। इतना वेरी सर, अगर हम प्रैक्टिकली अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेशियो, कोई शेयर मार्केट में आपके घर में कोई भी काम करता हो तो आप उनसे चर्चा कर लीजिएगा, इस रेशियो के बारे में पक्का जानते होंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो। वो बता भी देंगे आपको कैसे निकालते हैं, हम उसको आम आदमी की भाषा में सीखने वाले हैं। हम उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे चैप्टर में वो देखेंगे। इसका मतलब सर क्या, अभी ये जो करने वाला हूं, दिस काइंड ऑफ टेस्टेबिलिटी स्टिल अवेटेड इन द एग्जाम। अभी तक इसको पूरे ढंग से टेस्ट नहीं किया गया है, फाइनल्स में तो बहुत अच्छे से टेस्ट किया जाता है। मैं एक दो बातें और कर लूं क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है, तो बातें कई कई काफी सारी करूंगा इस रेशो में। प्राइस अर्निंग रेशो, पहले मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, फिर मैं कुछ दिखाऊंगा, फॉर्मूले को हम बनाने की कोशिश करेंगे, मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। इस रेशो को कोई भी इन्वेस्टर ट्रैक करता है, प्राइस अर्निंग रेशो लिखेंगे बेटा। प्राइस अर्निंग रेशो, इसे प्यार से पी रेशो कहा जाता है बेटा, पी रेशो। फॉर्मूला क्या होता है सर, प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस बाय ईपीएस। प्राइस के अलग अलग नाम हो सकते हैं, आप प्राइस बोल लें, शेयर प्राइस बोल लें, मार्केट प्राइस पर शेयर बोल लें, किसी भी नाम से बुला लें, राम श्याम मोहन घनश्याम प्यारे, राम श्याम मोहन घनश्याम प्यारे,
भगवान के नाम है सारे, किसी भी नाम से बुला लें मतलब एक ही निकल के आता है। प्राइस बोले, शेयर प्राइस बोले, मार्केट प्राइस पर शेयर बोले, एमपीएस। ये होता क्या है सर, और ये रेशो क्या दिखाती है? मैं आपको किसी दुनिया में लेके चलूं? बोलो हाँ। एक डिफरेंट दुनिया में लेके चलता हूं, वहां से आपसे एनालाइज करवाएंगे, वहां से आपसे पूछूंगा, कुछ जिटर्स आएंगे दिमाग के अंदर, उन जिटर्स को थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजिएगा बेटा। जिटर्स आएंगे सर, जिटर्स आएंगे बेटा, पक्का ही आएंगे जिटर्स, कोई दो राय नहीं है। लो जी लो, कहां लेके चल रहे हो सर? ये देखो, ओहो, आज स्टार्टिंग में ले आए, ले आए, ले आए, बताओ क्या करूं, लेके आना पड़ा। एमआरएफ पे चलते हैं। हाँ, मैं बदल भी लूंगा, उसके बाद आप कहेंगे तो शेयर्स बदल भी लूंगा। एमआरएफ पे गया, एमआरएफ का भाव देखें, 77,619.85, ये एक शेयर का भाव है। इसका मतलब है मुझे एक शेयर मार्केट में खरीदना हो, मुझे एक शेयर मार्केट में खरीदना हो तो कितने रुपए का आएगा बेटा? वो आएगा 77,619। अगर एक शेयर बाजार में मुझे खरीदना हो, इट विल कॉस्ट मी 77,619, तो वो इतने पैसे का आएगा मेरे पास, अगर मुझे एक शेयर खरीदना हो। अच्छा सर, उसके आगे मुझे एक और बात बताएं सर, ये एक शेयर खरीदना हो, उसके आगे मैं आपसे कुछ और बातें भी पूछ लूं कि इसका फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 10 रुपीज। फेस वैल्यू, व्हाट इज द फेस वैल्यू? 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू सर। ये 10 रुपीज भी दिखाई दे गया मुझे। इसके बाद मैं अपने पास आया, एक और चीज देखें, ये ऑटो टायर्स रबर प्रोडक्ट्स है बेटा। क्या है ये? ऑटो टायर्स रबर्स एंड प्रोडक्ट, ऑटो इंडस्ट्री में है, कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपए का था। आपके मन में एक विचार आएगा, अभी 10 रुपए की चीज का इतना भाव कैसे हो सकता है? इंतजार कीजिएगा, अप्रोप्रिएट चैप्टर में मैं ले लूंगा क्यों होता है। अब मैं अपने पास जा रहा हूं बेटा, एक कंपनी है सीएट। सीएट, वो भी टायर की कंपनी है। ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, आपने सुने होंगे ये नाम। ये देखिए, इसका भाव क्या है? 1112.9, 1112.9 जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसकी फेस वैल्यू देखूं 10 रुपए, देख ले, फेस वैल्यू 10 रुपए है इसकी भी। ये रहा फेस वैल्यू बेटा, 10 रुपए फेस वैल्यू। ये कौन से इंडस्ट्री में है? ये ऑटो टायर्स में है, ऑटो टायर्स एंड रबर्स एंड प्रोडक्ट्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। एमआरएफ का भाव सर एक बार फिर से दिखाना क्या था? इसको ना भाव को लिख लीजिए कॉपी में कहीं, 111, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 111। ये 4 बार 1 रह गया, 111 क्या, मैं 4 बार 1 लिख लूंगा, याद रह जाएगा मुझे, हल्का हल्का याद रह जाएगा। और एमआरएफ का भाव भी मैं अब प्रश्न पूछूंगा आपसे बेटा, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा एमआरएफ, और मुझे आंसर दीजिएगा आप। एमआरएफ का भाव था ये 77,619। आपका कोई क्लाइंट है, वो आपसे जानकारी चाहता है कि मुझे दोनों में से एक शेयर परचेज करना है, कौन सा शेयर परचेज करूं? मुझे दोनों में से एक शेयर परचेज करना है, मैं कौन सा शेयर परचेज करूं? मतलब दोनों ही ऑटो इंडस्ट्री में है, दोनों की फेस वैल्यू 10 है, दोनों में से एक शेयर बाय करना है, सस्ता कौन सा है? सस्ता कौन सा है? कोई भी विचार दें, कोई भी विचार मन में बनाएं, जो बनाएंगे वो अच्छा बनाएंगे बेटा। कि टायर का भाव था मेरे पास 1112 रुपए, 1112 रुपए एक शेयर सीएट इंडस्ट्रीज का आता है, जिसका फेस वैल्यू 10 था। इसका भाव है 77,619 अप्रोक्सीमेटली, या 620 ही बोल लो अप्रोक्सीमेटली। तो मतलब एक का भाव 1000 के करीब चल रहा है, एक का भाव 78,000 के करीब चल रहा है। मन में जो विचार आएगा, आम आदमी के बता रहा हूं मैं आपको, आम आदमी के मन में विचार आएगा कि मैं कौन सा शेयर खरीदूंगा? मैं वो शेयर खरीदूंगा जो सस्ता हो। सस्ता प्राइस किसका है? सीएट का। कईयों के मन में आएगा, कईयों के मन में और भी विचार आ सकते हैं, उनको छोड़ देना, अगर आते हैं तो आए हैं तो बहुत बढ़िया है, दूसरे आए हैं तो किसी कारणवश आए होंगे। वो जिनके मन में ये विचार आया हो कि सर सीएट सस्ता है, एमआरएफ महंगा है, रेट को देखकर, तो मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं। अब मेरे प्रश्न का आंसर दीजिएगा, इसको छोड़ दें। मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है जो कि दिल्ली के करनॉट प्लेस एरिया में है, बहुत पॉश एरिया है, मतलब कमर्शियल एंगल से देखिए बहुत कॉस्टली एरिया है। और एक मैं उसी हाइट विड्थ साइज की प्रॉपर्टी किसी छोटे गांव में जाकर देखता हूं। मैं बात को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने एक प्रॉपर्टी देखी जो एक करनॉट प्लेस में है दिल्ली के, या नरीमन पॉइंट ऑफ मुंबई, मैं ये बड़े नाम ले रहा हूं, जो एक सी फेसिंग मुंबई समझ लिए, नरीमन पॉइंट मुंबई एक बिजनेस हब की तरह है, नरीमन पॉइंट मुंबई और कनॉट प्लेस ऑफ दिल्ली। वैसा ही एक सेम हाइट साइज विड्थ की प्रॉपर्टी मैं कहीं एक छोटे एरिया के अंदर देखता हूं, सेम हाइट साइज विड्थ सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है। किस प्रॉपर्टी का प्राइस महंगा होगा?
सोच के बताना किस प्रॉपर्टी का प्राइस महंगा होगा। सर फिर से पूछे, क्या पूछा? दिल्ली का एक प्राइम एरिया, पॉश एरिया, दैट एरिया, एंड सेकेंड इज दी कोई छोटी जगह पर जाकर सेम हाइट साइज विथ। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 99.99% जो देख रहे हैं इसको या जो सुन रहे होंगे वो कहेंगे दिल्ली का एरिया महंगा होगा, प्रॉपर्टी महंगी होगी, या नरीमन पॉइंट की प्रॉपर्टी महंगी होगी। जो ये वाली प्रॉपर्टी है जो आप छोटी जगह में देख रहे हैं, किसी गांव में या कोई छोटे शहर में देख रहे हैं, वो सस्ती होगी। आई एम 99.99% श्योर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर यहाँ गलती करते हैं, मतलब आप कहते हैं गांव में मैं एक 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी देख रहा हूँ और 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी नरीमन पॉइंट या कनॉट प्लेस जैसे एरिया में देखता हूँ, गूगल पे सर्च मार के देखें ना कनॉट प्लेस कैसा एरिया है या नरीमन पॉइंट ऑफ मुंबई, देर वेरी कॉस्टली एरियाज फ्रॉम द बिजनेस हब पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको आइडिया लग जाएगा उसका क्या है। तो वो प्रॉपर्टी महंगी होगी और गांव वाली या छोटे शहर वाली सस्ती होगी। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, प्रॉपर्टी का जैसे नाम लिया आपने फैसला कर लिया ये महंगी होगी ये सस्ती होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा एमआरएफ टायर कंपनी है, सीएट एक टायर कंपनी है, दोनों की फेस वैल्यू 10 है। तो आपके में विचार आ गया कि एमआरएफ 78,000 का महंगा है, 77,620 का महंगा है, और सीएट जो है वो सस्ता है। तो मेरे को एक बात बताएं जरा सोच के बेटा, एक बात बताएं, प्रॉपर्टी में तो आपका 1 मिनट में दिमाग चल गया बट शेयर में नहीं चला। और मजे की बात सुनो, प्रॉपर्टी में दिमाग चला तो क्यों चला? आपके मन में पता है क्या विचार आए? आपके मन में विचार आए कि सर एरिया का फर्क है, लोकेलिटी का फर्क है, वहां पर ब्यूटिफिकेशन का फर्क है, आपके नजर का भी फर्क है, कौन सी ब्यूटिफिकेशन देखते हैं वहां पर, वो फर्क है। सर कहाँ मैं छोटा गांव, मैं छोटा गांव का हूँ, वहां बड़ा एरिया ऐसे चका मतलब रोशनी है, सब कुछ है, लाइट्स है, फलाना है, ढिमकाना है, कई ब्ला 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 कई चीजें आई होंगी। कंपनी के एंगल में मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात आता हूं, लीव अपार्ट फ्यू ऑफ द थिंग्स, मेजर ऑफ द एसेट क्लासेस। मैं एक बहुत जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको, किसी भी एसेट क्लास की जो वैल्यूएशन होती है ना, कई सारे पैरामीटर होते हैं, उसमें से एक पैरामीटर पिक कर रहा हूं, जो एसेट क्लास की वैल्यूएशन होती है। शेयर्स भी एक एसेट क्लास है, प्रॉपर्टी भी एसेट क्लास है, क्योंकि मैं अगर इन्वेस्टर हूं तो मैं प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। एनी काइंड ऑफ एसेट क्लास वैल्यूएशन, जिसे आप आम आदमी की भाषा में प्राइसिंग समझ सकते हैं, एनी काइंड ऑफ एसेट वैल्यूएशन और प्राइसिंग डिपेंड्स अपॉन दी अर्निंग्स, डिपेंड्स अपॉन दी अर्निंग्स। सर जस्टिफाई करना इसको, क्या स्टेटमेंट कहना चाहते हैं आप, मैं क्या कहना चाहता हूं सुनने का प्रयास करना। प्रॉपर्टी में जब आप कहते हैं तो मैं आपको कहता, आपने तो बताया लोकेलिटी, एरिया, पॉश है, अनपॉश है, एंड सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला। मैं कह रहा हूं अगर आप एक प्रॉपर्टी कोई करनॉट प्लेस में लेते हैं दिल्ली के प्राइम एरिया में और कहीं छोटे गांव में रहते हैं, तो क्या दोनों में रेंट का फर्क होगा? क्या दोनों में रेंट का फर्क होगा? बोलो हाँ, रेंट का तो फर्क होगा ही ना, कि एक प्रॉपर्टी का रेंट ज्यादा होगा, एक प्रॉपर्टी का रेंट कम होगा। तो रेंटल इनकम से उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में फर्क पड़ जाता है। सर क्या मतलब, जैसे मैं अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं ये देखूंगा ना उससे होने वाली इनकम क्या होगी। रेंटल इनकम डिटरमिन्स टू सम एक्सटेंट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। वैसे ही शेयर का भाव आपने कहा 77,619, इसके पीछे का मैं ईपीएस देखता हूं, इसका अर्निंग पर शेयर देखें, ये देखें बेटा कितना आता है 3126.94। सर ये टीटीएम क्या है, इसको छोड़ दे, ट्रेलिंग 12 मंथ्स होता है, आप छोड़ दें, इनका क्या मतलब है, उनको छोड़े सब कुछ बातों को। आप ये देखें, ये ईपीएस जो आता है 3126.94, इसका मतलब है अगर मैं इस कंपनी में निवेशक हूं या इन्वेस्टर हूं 77,619 में, तो मेरे को ऑन एन एवरेज हर साल इतना अर्निंग आता है। हालांकि ये हिस्टोरिकल है, फोरकास्टेड अलग होगा, क्योंकि मैं आज निवेश करूंगा तो भविष्य का कुछ और होगा। मैं मान के चल रहा हूं लगभग इतना मेरे को अर्निंग आता है। कितना ईपीएस है सर ये 3126.94। कॉपी में लिख लेना कहीं, मैं भी लिखूंगा अभी यहां पर जाकर। तो एमआरएफ का एक बार मैं डेटा लिखूं पहले बेटा, मैं नहीं तो भूल जाऊंगा क्या लिखा है। तो मैं एमआरएफ का मैं डेटा ऐसे लिख लेता हूं 77,200, यहां लिख लेता हूं बेटा, इसमें जाके एग्जाम्पल की तरह लिखिए बेटा, एग्जाम्पल की तरह डेटा लिख लें। यहां लिख रहा हूं मैं कहीं, ये लिखा मैंने एमआरएफ का डेटा बेटा, यहाँ लिखें, एग्जाम्पल में लिखते हैं, अभी बात करेंगे चर्चा, क्योंकि मुझे आप बता नहीं पा रहे हैं तो मेरे को बार बार पीछे देखना पड़ेगा वो डेटा को। एमआरएफ सीएट शेयर प्राइस
ये लिखा, एक बार मैं डेटा लिख लूँ पहले पूरा बेटा, और मैं अपने पास उस डेटा को देख रहा हूँ। इसका ईपीएस लिखे बेटा 312627 लिख लें, 3127। मैं दिखा दूंगा एक बार। किसका सर? एमआरएफ का। थ्री वन टू सेवन। मैंने प्राइस लिखा 77,620। 3127। C8 का लिखा 1112। एक बार मैं वापस जाऊंगा अब C8 का ईपीएस के लिए बेटा। C8 के ईपीएस के लिए चलेंगे अपने पास। C8 का भाव है 1112 लिखा है मैंने, 1112 लिख लीजिएगा, 1112 ये भाव लिखा है। इसका ईपीएस देख ले क्या है हर साल का। ये देखें 68 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, मैं राउंड ऑफ ले रहा हूं बेटा, 68 रुपीज। अब मेरी बात को ध्यान से समझे मैं क्या कहने वाला हूं यहां पर। आपने देखा अगर भाव ज्यादा है तो ईपीएस भी ज्यादा था, उसके पीछे होने वाली इनकम भी ज्यादा थी। और अगर प्राइस कम है C8 का 1112 है तो उसके पीछे का अर्निंग भी कम है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसको आप प्रॉपर्टी से जोड़ने की कोशिश करें। हालांकि मैं पी रेशियो को एक आम आदमी के एंगल से डिक्टेट करूंगा अभी, लेकिन एक पहले प्रॉपर्टी के एंगल से सोचें। किसी प्रॉपर्टी का रेंट ज्यादा होता है, किसी प्रॉपर्टी का रेंट ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, तो उसकी वैल्यूएशन भी ज्यादा होगी ना, वो कॉस्टली भी तो होगी प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी का रेंट कम है तो मैं भाई प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू क्यों दूंगा, मैं सस्ती लूंगा ना प्रॉपर्टी को। वही तो चीज यहां पर है। तो आप कभी भी दो चीज को जीवन का नियम बना लें। यहां से कॉन्सेप्ट तो याद हो ही जाएगा आपको, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, कहां यूज होगा वो भी याद हो जाएगा, अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे तब। लेकिन जो याद रखना है वो रखना है, कभी भी दो एसेट्स को कंपेयर करें, उनके प्राइजेस को कंपेयर नहीं करना, उनकी वैल्यूएशंस को कंपेयर करेंगे। प्राइस अर्निंग रेशियो इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन पैरामीटर। price earning ratio is one of the important valuation parameter which determines proportionate basis। मेरी बात को समझ रहे हैं? एक होता है एब्सोल्यूट बेसिस, कोई चीज 10,000 की है सर, कोई चीज 1,000 की है, लेकिन 10,000 की वर्थ और 1,000 की वर्थ में भी तो फर्क होगा। फोन है दो, एप्पल का फोन 1,00,000 रुपए का और कोई छोटा XYZ फोन 10,000 रुपए का, क्या आप वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं? सस्ता है महंगा है, आप सस्ता महंगा तो कहते हैं, लेकिन उसके पीछे की वैल्यूएशन देखें, क्या मेरे को वो वर्थ देता है क्या? अगर मैं 77,620 का एमआरएफ शेयर लेता हूं तो उसके पीछे होने वाली इनकम भी ज्यादा है। अगर मैं C8 का शेयर लेता हूं उसके पीछे होने वाली इनकम भी कम है। एक बार जरा अब अपने पास लिखेंगे सर जी, इसको लिख ले। कितना? 68 कर रहा हूं बेटा मैं कितना कर रहा हूं? 68। अब जरा इसको समझेंगे बेटा। मेरे को एक काम कर दे, सिर्फ फॉर्मूला निकाल के बता दे, फिर मैं इसका इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा। प्राइस बाय ईपीएस, पी रेशो। आप नंबरों पे इतना चिंतन मत करना, भावना को समझना। 77,620 डिवाइड बाय 3127, ये आता है 24.82 बेटा। ये हिस्टोरिकल ईपीएस था सर, हिस्टोरिकल था, भविष्य का। वैसे हालांकि फाइनेंस भविष्य की बात करता है, हमारे पास हिस्ट्री का है तो हमने हिस्ट्री का मान लिया बेटा। 1112 डिवाइड बाय 68, ये आता है 16.35। बहुत कम आता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जरा इसको समझने का प्रयास करें, लिखना नहीं, कॉपी नहीं करना, मैं सब कुछ डिक्टेट करूंगा जो बोलूंगा। 24.82 को कैसे बोला जाता है सर? 24.82 को कैसे बोला जाता है, मेरी बात को समझना। अगर मैं इन्वेस्टर हूं, सपोज करो, अगर मैं इन्वेस्टर हूं, अपने एंगल से सोचना, अगर मैं इन्वेस्टर हूं, आप भी अपने आप को इन्वेस्टर माने। आप अगर आज एमआरएफ का शेयर खरीदने जाते हैं तो कितने पैसे के लगेंगे आपके एक शेयर के? आप अगर आज एमआरएफ का शेयर खरीदने जाते हैं, कितने पैसे लगेंगे बेटा आपके एक शेयर के? 77,620। बोलो हाँ, 77,620 लगेंगे। मैं मान रहा हूं कि हर साल, हर साल अगर आप 3127 ही कमाएं, एमआरएफ कमा के दे आपको, मैं मान रहा हूं कि हर साल एमआरएफ आपको 3127 ही कमा के दे, हर साल, ये मान लिया मैंने। आपके पैसे की रिकवरी कितने साल में हो जाएगी? सर एक बार फिर से बोलो ना। आपने एमआरएफ का एक शेयर
77,620 का खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया, उसके साथ आपको हर साल कमाई, सर कमाई तो बदलनी चाहिए ना, बदलनी चाहिए मैं कह रहा हूं, लेकिन आप माने कि अगर वो सेम रहे 3127, तो कितने साल में पैसे की रिकवरी होगी? सर अगर मैं पैसे लगाता हूं 77,620 और हर साल 3127 आए, 3127 डिवाइड बाय 3127, तो मेरे पैसे कुछ 24.82 साल में वापस आ जाएंगे। बोलूं हाँ? यही होगा ना भाई। आप आम आदमी कैसे बोलेगा? पी रेशो को अगर किताबों में देखोगे बोल देंगे प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस इज पी रेशो, लेकिन आम आदमी की भाषा में बोलने का प्रयास करें ना कि अगर मैं एमआरएफ में लगाऊं पैसे तो मेरे कितने सालों में पैसे की रिकवरी होगी? सर अगर मैं हर साल 312 कमाऊंगा तो 77,620 मेरे 24-25 साल के अप्रोक्सीमेटली वापस आएंगे 24.82। वैसे ही मैं C8 में गया, मैंने कहा जी C8 आपको मैं खरीदना चाहता हूं एक शेयर को, कितने में आओगे? वो कहता है 1112। मैंने कहा आप 1112 में आएंगे, मेरे को पीछे कमा के क्या देंगे? वो कहता है 68 रुपीज हर साल। क्या कमा के देंगे? 68 रुपीज हर साल, 68 रुपए हर साल। मैंने कहा कितने सालों में पैसे की रिकवरी होगी? उन्होंने कहा जी करके देख लो, अगर 1112 आप लगाते हैं, 1112 डिवाइड बाई 68, डिवाइड बाई 68, 16.35, आपकी जो रिकवरी होगी वो होगी 16.35 ईयर्स में। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आप फैसला लीजिएगा, अब प्राइस को देख के फैसला मत लेना, मैं और कोई शेयर भी दिखा दूंगा कहेंगे तो, आप उसको देख के फैसला नहीं लेना, अब फैसला लेंगे। सोचे जरा, हम कहते हैं कि ये मैंने 677,000 लगाए, इतने पैसे हर साल कमाऊं, अप्रोक्सीमेटली 24.82 ईयर्स में पैसे की रिकवरी, 25 साल अप्रोक्सीमेटली। मैं अगर C8 में लगाऊं, वो भी टायर स्टॉक है, और 68 में अगर वो ईपीएस दे तो मेरी रिकवरी 16.35। दोनों में से कौन सा बेटर है? अगर इन्वेस्टमेंट के एंगल से बोलूं, इन्वेस्टमेंट मैं इसको अलग अलग नजरिए से भी देखूंगा, तो मेरे जल्दी पैसा आना बेटर होता है ना बेटा, जल्दी पैसा आना बेटर। तो पहले तो मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूं भाषा को कि 24.82 या 16.35 को कैसे बोला जाता है। इट्स काइंड ऑफ अ रिकवरी पीरियड, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, रिकवरी पीरियड। कितने सालों में पैसे की रिकवरी होगी? अगर आम आदमी कोई निवेश करता तो वो हमेशा क्या चाहता? वो चाहता मेरे पैसे क्या हो जाएं, जल्दी रिकवर हो जाए, यही चाहेगा ना। तो अगर आम आदमी रिकवर कराना चाहता तो शायद ये कहता कि C8 में मैं पैसे लगाऊंगा। आपके मन में और विचार आ सकता है, तो फिर सर एमआरएफ में पैसे ही कौन लगाएगा? सर एमआरएफ में पैसे ही कौन लगाएगा बेटा? एमआरएफ में पैसे लगाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि ये तो हम हाइपोथेटिकल मान रहे हैं ना, दोनों के कंपनियों के प्रोडक्ट भी एकदम सेम है, मैनेजमेंट भी एकदम सेम है, इसके पीछे की अजम्पशंस हैं, ये सारी इनबिल्ट अजम्पशंस होती हैं कि मैनेजमेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, शायद सब कुछ सेम है, तब हम पी रेशो को कंपेयर कर रहे हैं। बट क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कोई दो घर एक जैसे होते हैं क्या? कभी नहीं होते। वास्तु चेंज हो जाता है, इंटीरियर चेंज हो सकता है, उसका बिल्डर चेंज हो सकता है, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ डिफरेंसेस देयर। अब मेरी बात को समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? सर एक बार आराम से अब समराइज करो, मैं सारा कुछ करूंगा क्योंकि आपके में जिटर्स आएंगे, इसलिए मैं तेजी से बोल रहा हूं, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, सब बोलूंगा। मैंने क्या कहा? प्राइस अर्निंग रेशियो इज प्राइस बाय ईपीएस। आराम से सुनिए, मैं लिखवाऊंगा उसके बाद प्राइस बाय ईपीएस। मेरे को बोलना नहीं आया रेशियो को, फॉर्मूला याद कर लिया हमने, कोई बात नहीं, याद कर लिया। मैंने आपको दो शेयर के भाव दिखाए, एक एमआरएफ का C8 का, दोनों के भाव में फर्क था। प्राइस को देखकर एक आम व्यक्ति जिसको वैल्यूएशन की ज्ञान नहीं है या नहीं पता है, वो उसकी गलती नहीं है, वो उसको नहीं पता है, वो कहेगा एमआरएफ 78,000 का शेयर महंगा है, C8 का सस्ता है। लेकिन मैं जैसे ही प्रॉपर्टी पूछता हूं तो दिमाग सबका काम करता है, ये प्रॉपर्टी तो महंगी होगी ना क्योंकि प्राइम एरिया में है, ये प्रॉपर्टी सस्ती होगी ना क्योंकि किसी और एरिया में है। फिर मैं पूछता हूं रेंट में, तो रेंट के बारे में आप बता सकते हैं। मैंने उसको शेयर मार्केट से लिंक करने की कोशिश की कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के बारे में आप बता सकते हैं तो व्हाई कांट वी स्पीक अबाउट दी शेयर वैल्यूएशन? तो शेयर की भी तो इनकम अर्निंग पर शेयर आई, तो एक शेयर बड़ा महंगा है तो उसकी अर्निंग पर शेयर भी तो ज्यादा है, और शेयर अगर सस्ता है तो उसका ईपीएस भी सस्ता है। इसका मतलब कंपैरेटिव बेसिस देखेंगे। आप ये मत कहना कि सर ये 24 साल भी महंगे ही तो है, यहां पर ये तो बाय चांस कोइंसिडेंस है कि उसका प्राइस भी ज्यादा है, उसका पी रेशो भी ज्यादा है, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन आप जब करते हैं तो किसी प्रपोर्शनेट बेसिस पर करते हैं। फिर मैंने कहा आपको इसको रीड कैसे करते हैं 24.82 को। अगर मैं आज 77,620 लगाऊं और हर साल 3127 कमाऊं, बट सर ये तो पुराना ईपीएस है ना, भविष्य में तो कुछ और कमाएंगे। ये प्रिजम्पशन मानते हैं कि अगर यही कमाए और सेम
रहे अर्निंग पर शेयर, तो कितने साल में पैसे की रिकवरी? अप्रोक्सीमेटली 24.82 या 25 साल। सर ये साल होते हैं क्या? ये साल होते नहीं है। भावना से बोलने की, किसी आम आदमी को समझाओगे, किसी डॉक्टर को समझाओगे, किसी इंजीनियर को समझाओगे तो क्या कहोगे कि भाई पी रेशो होता है प्राइस बाय ईपीएस। वो कहेगा ये क्या होता है। लेकिन किसी आम आदमी को अगर ऐसा समझाया जाए कि तू इतने पैसे लगा, हर साल इतना कमाएगा, तेरे इतने सालों में पैसे की रिकवरी हो जाएगी, वो कहेगा अच्छा, हाँ, तो समझ जाएगा ना वो। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो समझाना आसान होता है, इसलिए इसे काइंड ऑफ अ रिकवरी पीरियड या पे बैक पीरियड भी कहते हैं। पे बैक पीरियड, मैं ये टर्म यहां यूज नहीं करूंगा, कैपिटल बजटिंग में यूज करूंगा, और वहां जब यूज करूंगा तो शायद हो सकता है आपसे चर्चा करूं, या वहां यूज करें तो याद आ जाएगा वो पे बैक पीरियड कॉन्सेप्ट कितना होता है, कि कितने सालों में रिकवरी। अगर मैं एक नया इन्वेस्टर हूं, मैं अगर नया इन्वेस्टर हूं और अगर मैं दोनों में से एक में फैसला लेना चाहूं, तो शायद हो सकता है मैं C8 में लगाऊं, क्योंकि वहां मेरे पैसे की रिकवरी कितने सालों में आ रही है, अगर मैं साल के एंगल से पढ़ने का प्रयास करता हूं इसे। हालांकि ये रेशो टाइम्स में आती है, ये टाइम्स 16.35 टाइम्स, 24.82 टाइम्स, लेकिन मैं पढ़ने का प्रयास करूं तो मैं कहता हूं सर जल्दी पैसा C8 में रिकवर होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन राइज हो सकता है, जो हालांकि जिटर होता है, उसको हम कभी फाइनल में जाएंगे या कभी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तब सीख लेंगे, कि अगर सर C8 सस्ता है फिर MRF को कौन खरीदेगा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में दो टायर कंपनियां एकदम एक जैसी होती हैं? क्या उनके मैनेजमेंट सेम होते हैं? क्या उनके एम्प्लॉय सेम होते हैं? नहीं होते ना, तो इसलिए शायद फर्क आ जाता है। मेरी बात को समझ गए? पहले 24.82 को लिखिए, एक भाषा में बोलने का तरीका, फिर मैं एक और भाषा में सिखाऊंगा, फिर मैं उसका ज्यादा चिंतन नहीं करूंगा, जो मुझे कॉन्सेप्ट से अटैच कराना है उसको लिखाऊंगा, लेकिन इस कॉपी को, इस चीज को जो मैं करवा रहा हूं, इसको आप बेटा फाइनल तक एटलीस्ट सेव करके रखना, बहुत हेल्प होने वाली है आपको इससे। सर 24.82 मीन्स को लिखवा दें, लिखें बेटा 24.82 मीन्स। और अगर फिर भी लगे ना सर एक बार और समझा दो, तो भाई यूट्यूब पे वीडियो है या आपके पास है, तो इसको रिकैप करके देख लेना। नालायक, गला सूख गया मेरा तो। 24.82 मीन्स एक बार कॉपी कर लो, डेटा कॉपी कर रहे हैं सर, कर लो कॉपी, कर लो डेटा बेटा। 24.82 मीन्स लिखें बेटा, क्या लिखें इसका मतलब, पहला मतलब लिखें, इफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट्स रुपीज इफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट रुपीज 77,620, MRF का भाव मान रहा हूं मैं ये, टुडे इन MRF। If investor invest rupees 77,620 today in MRF and company earns rupees 3127 every year। सर ये भी क्या अजम्पशन है बेटा? बिल्कुल अजम्पशन है। एंड कंपनी अर्न्स 3127 एवरी ईयर। एंड कंपनी अर्न्स 3127 एवरी ईयर, देन रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, then recovery of investment will take place in 24.82 ईयर्स। मैंने आपको एक मतलब समझाया सिर्फ, कि आज अगर इन्वेस्टमेंट 77,620 लगाए और कंपनी 3127 हर साल कमाए, तो उसके पैसे की रिकवरी 24.82 ईयर्स में आ जाएगी। इस रेशो को ईयर्स में नहीं बोला जाता है, ये समझने के लिए लिखवाया है। इस रेशो को टाइम्स में बोला जाता है, ये टाइम्स में आती है रेशो, कि कितने टाइम्स है, बट आम आदमी को समझाने के लिए ये बोला जाता है कि रिकवरी पीरियड कितना है।
और इसको पे बैक पीरियड की तरह भी बोला जाता है, पे बैक पीरियड कॉन्सेप्ट, तो उसकी तरह माना जा सकता है रफली। एक और भाषा समझाएं सर, एक और भाषा समझाता हूं आपको। वो भाषा थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है, इट्स ओके। सबसे सिंपल भाषा यही थी किसी को समझाना, बट एक और भाषा समझ लें। आप मुझे बताएं, अगर आपको 3127 कमाने हो, अगर आपको 3127 कमाने हो तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? अगर आपको 3127 कमाने हो तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? सर हमें लगाने पड़ेंगे 77,620। बोलो हाँ, यस। अगर आपको 3127 कमाने हो तो लगाने पड़ेंगे 77,620। अगर आपको 1 रुपया कमाना हो, अगर आपको बेटा 1 रुपया कमाना हो तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 24.82। सर कैसे कैसे, क्या कर लो मैथमेटिकली नालायक। अगर मुझे 3127 कमाने हैं, मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है 77,620 का, 77,620 का। टू अर्न 1 रुपी आई नीड टू इन्वेस्ट 24.82। टू अर्न 1 रुपी आई नीड टू इन्वेस्ट 24.82। अब मैं C8 की बात करता हूं। 68 कमाने के लिए आई हैव टू इन्वेस्ट 1112। 68 कमाने के लिए आई हैव टू इन्वेस्ट 1112। 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 16 रुपये 35 पैसे लगाने पड़ेंगे। ये एक डिफरेंट भाषा हो गई। पहली वाली भाषा रिकवरी के एंगल से थी, दूसरा है इतना कमाने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट, 1 रुपये कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट। 3127 कमाने के लिए 77,620 का इन्वेस्टमेंट, टू अर्न 1 रुपी हाउ मच इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली 68 कमाने के लिए 1112 का इन्वेस्टमेंट, टू अर्न 1 रुपी कितना इन्वेस्टमेंट। तो अगर मुझे 1 रुपया MRF में कमाना हो तो 24 रुपये 82 पैसे लगाने पड़ते हैं, 24.82। अगर मुझे 1 रुपया C8 में कमाना हो, आई नीड टू इन्वेस्ट 16.35। अब आप मुझे बताएं विच ऑप्शन इज बेटर। दोनों में कमाई सेम है, 1-1 रुपये। पहले में रिकवरी के एंगल से देख रहे थे, दूसरे में कमाई के एंगल से देख रहे हैं। तो हम कह रहे हैं 24.82 को एक और एंगल से बोला जा सकता है। किस एंगल से? कि अगर आपको 1 रुपया कमाना हो तो 24.82 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। C8 अब भी सस्ता लगता है, 1 रुपया वहां कमाओ 1 रुपया यहां कमाओ, वहां 16.35 लगाकर यहाँ 24.82 लगाकर। तो बोलने में तो भाषा बोली जा सकती है ना। यस। तो सर प्रैक्टिकल लाइफ में जब इन्वेस्टमेंट करते होंगे, जब इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो कहां करते होंगे? आप सोच के बताएं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब इन्वेस्टमेंट करते होंगे ना, हालांकि मैं चाहूंगा नहीं कि हम उसको यहाँ कंफ्यूज करें क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट टॉस पे चला जाएगा वरना। जब प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इन्वेस्ट करते होंगे ना तो पी रेशियो को ध्यान में रखते हैं, प्रपोर्शनेटली कौन सा बेटर है। तो शायद C8 में इन्वेस्ट करेंगे वो, पक्का ही। हालांकि बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं उसके पीछे, और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं किसी कंपनी का इन्वेस्टर हूं, अगर मैं किसी कंपनी का इन्वेस्टर हूं, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूं, तो मैं क्या चाहूंगा, वो कंपनी हमेशा भाव क्या होता जाए उसका, बढ़ता जाए। तो दोनों में फर्क आ जाता है, इसलिए वैल्यूएशन का भी अपना एक नजरिया है। जब तक आप प्रॉपर्टी खरीदते नहीं है तब तक आप प्रॉपर्टी सस्ती देखना चाहते हैं, जब आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तब आप उसको महंगी देखना चाहते हैं। तो इसके डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे अभी, इस डिस्कशन में हम अभी नहीं जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि ये डिस्कशन आपको वहां लेके जाएगी, तो उसको छोड़ देना। मैं अपने पास इस चैप्टर से लिंक कराना चाहता हूं। हमें अंडरस्टैंडिंग आ गई है कॉन्सेप्ट की कि रिकवरी कितने पीरियड में होती है, ये बोल सकते हैं, या 1 रुपए के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अब चैप्टर से लिंक कर दूंगा। पी रेशियो का मतलब समझ गए हैं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, कई जगह यूज होगी, इंटर लेवल पे भी, आपके लेवल पे भी बहुत जगह यूज होने वाली है बेटा ये। सेकंड देखें इसको, सेकंड तरीका, टू अर्न 3127 we need to invest rupees 77,620. To earn 3127 we need to invest 77,620. It means to earn rupee 1, it means to earn rupee 1 we need to invest 24.82।
आपके घर में कोई मार्केट में काम करता हो, शेयर मार्केट में हल्का सा भी इन्वेस्ट करता हो, तो उनको ये दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे, वो भी आपको अच्छे से समझा पाएंगे, शायद मेरे से बेटर समझा पाएं। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, अगर बाई चांस लगे। हाँ, और मैं ये चीज़ें आपसे क्यों बात करता हूँ, इसका इंपॉर्टेंस भी समझिएगा। आप जैसे जैसे अपनी एज में ग्रो करते जाएंगे अब, तो आप ये तो रहेंगे नहीं ना कि मम्मी पापा बताएंगे क्या काम करना है क्या नहीं करना है। आपका वो लेवल बनना चाहिए, यू कैन स्पीक टू योर पेरेंट्स नाउ इन द इन्वेस्टमेंट मैटर्स, इन डिफरेंट मैटर्स। शायद आप फैसला नहीं लेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं 2 मिनट डिविएट हो रहा हूँ टॉपिक से, इट्स ओके। सम टाइम वी नीड टू स्पीक ऑल्सो ऑन समथिंग। कि कई आपके पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा आप बड़े हो गए हैं? सर हम हाइट साइज विड्थ में बड़े हो गए ना, वो तो सब बड़े हो जाते हैं नालायक। लेकिन यहाँ से भी तो बड़ा होना है, बुद्धि से भी, ज्ञान से भी बड़ा होना है। जब आप ऐसी बातें करेंगे, पिताजी इसका पी रेशो कितना है, ये कंपनी इस पे चलती है, ये ऑटो इंडस्ट्री में है, दे विल स्टार्ट लुकिंग एट यू फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब ये मत कहना टीचर ने कहा था तो ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि आपको ज्ञान दिखाना नहीं होता है, लेकिन जब आप बात करते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी भाषा में, हाउ मेच्योर्ड यू हैव बिकम ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। And it is very very important, I'm saying subject is one matter, subject is a one matter in which you can accelerate, you can do well, etc. But I'm saying when you move ahead in your life, then the way you speak, the way you interpret things, the way you do the discussions is very very important। वहां ये चीजें काम आएंगी आपको। तो जहां पर आप, जब अब आपके बाई चांस कभी घर में फैसले लिए जा रहे हो, उनको सुने, कुछ लगे तो विचार कहें, लेकिन हाँ अगर कोई बड़ा कुछ कह दे तो कोई बुरा नहीं मानना, क्योंकि अभी भी छोटे हैं ना आप। There is no harm in that, and that exercise will automatically develop your respectability in eyes of the people whosoever is looking at you। मेरी बात को समझ गए हैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर ज्ञान मत दे, हमारे पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं दूंगा बेटा ज्ञान, मेरे पास कम है, क्यों चिंता करते हो, मेरे पास जितना है मैं दे सकता हूँ आपको, दे रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएं। ये आ गया, अब मैं चैप्टर से लिंक कराऊँ, कराएं लिंक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई हैव टेकन टाइम, और ये जिंदगी भर काम आएगा आपको अगर आप फाइनेंस से थोड़ा सा भी रिलेटेड रहे तो। अब जरा नीचे लिखें पी रेशो का फॉर्मूला एक बार फिर से। हैं क्या हो गया, मजाक कर रहे हो क्या? फिर से लिखो नालायक, मजाक कर रहा हूँ। प्राइस बाय ईपीएस, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ, क्या मैं प्राइस का ये फॉर्मूला बना सकता हूं? प्राइस इज इक्वल टू, प्राइस इज इक्वल टू पी रेशियो इनटू ईपीएस, बोलो हाँ। यस सर बना सकते हैं। तो पी रेशियो इज प्राइस बाय ईपीएस, प्राइस इज पी रेशियो बाय ईपीएस। अब बताएं क्या कहना चाहते थे, अब मेरी बात को सुने, मैं उसको लिखवा दूंगा जो बोल रहा हूं। हमने पहली क्लास जब कैपिटल स्ट्रक्चर की स्टार्ट की, फाइनेंसिंग डिसीजन में नीचे कुछ लिखवाया, वी विल सेलेक्ट दैट ऑप्शन। देखिए जरा क्या लिखा है आपने, वी विल सेलेक्ट दैट ऑप्शन विच गिव्स अस हाईएस्ट ईपीएस, बोलो हाँ। लिखा है, कॉपी के पन्ने पलटो नालायक, पन्ने पलटो जल्दी से। पहली बार जब हमने किया तो लिखा, हाँ लिखा सर, और मैं बार बार कहता रहा कुछ एक्सेप्शन करेंगे, कुछ एक्सेप्शन करेंगे। अब मेरी बात को सुने, एग्जाम में जो अभी तक क्वेश्चन आया है वो ईपीएस से संबंधित आया। वी विल सेलेक्ट दैट ऑप्शन विच गिव्स अस व्हाट हाईएस्ट ईपीएस, एक्सेप्ट, अब मेरी बात को सुने, एक्सेप्ट अगर क्वेश्चन में पी रेशो गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में बेटा पी रेशो गिवन होगा तो हम फैसला ईपीएस पे नहीं लेंगे। मेरी बात को समझना, हम फैसला ईपीएस पे नहीं लेंगे। सर क्या मतलब? अगर एक का ईपीएस 2 है, एक का ईपीएस 3 है, सपोज करो, अगर कुछ नहीं दिया तो जिसका ईपीएस बढ़िया वो ऑप्शन बढ़िया। अगर पी रेशो दिया है, वी विल नॉट टेक डिसीजन ऑन ईपीएस, हम फैसला किस पर लेंगे सर? विल टेक डिसीजन ऑन प्राइस, जिसका प्राइस ज्यादा आएगा। क्योंकि आपका हो सकता है, क्यों ऐसा सर? सपोज करो कंपनी कोई फैसला लेना चाहती है और फैसला लेने से कंपनी के शेयर प्राइस में इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो शेयर होल्डर के लिए फायदेमंद है ना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहा जाता है उसको। अर्निंग तो शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट होता है, अर्निंग होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि 1 साल का आ गया, 6 महीने का। इसको ऐसे समझें, आप जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं यार मैं पेपर पास हो जाऊं बस बहुत है ना, उसके बाद मुझे याद नहीं रखना कुछ भी। जैसे आप फाउंडेशन से आए होंगे, आपने रेशियोज चैप्टर किया होगा और आप भूल गए, क्या याद करूं, पेपर खत्म, खत्म। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये याद करके आए होंगे कि शायद मुझे फाउंडेशन में काम आ जाए, शायद मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ जाए, शायद मुझे कहीं और काम आ जाए, उस एंगल से याद करके आए होंगे। जब आप ऐसे याद करते हैं उसे कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
और जब आप सब्जेक्ट को ऐसे याद करते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए, उसे कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर अब आप यहां पर आए, बताएं क्या कहना चाहते हैं। अगर कुछ ना दिया हो तो ईपीएस पे फैसला लेना है, लेते हैं, उसको हम कहते हैं काइंड ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि शेयर प्राइस हायर हो। सर इसका कोई और एग्जांपल बताओ ना, आप ऐसे बोल रहे हो। अगर टाइम मिले तो एक काम करना, आई थिंक यू छोड़ो, यूट्यूब को छोड़ो, वापस वीडियो को आप छोड़ो, उसको एक पुराना होगा भी वैसे, आप छोड़ो। आपको टाइम मिले, जब जियो आया था उसके आसपास, जियो आया था शायद आई थिंक 16 सितंबर 2016 जब अनाउंसमेंट किया होगा उन्होंने। और जब ये अनाउंसमेंट आया था, जियो हालांकि साल भर तक नुकसान में रहा था, काफी टाइम तक, बहुत टाइम तक नुकसान में रहा। लेकिन शेयर का, रिलायंस का भाव बढ़ना स्टार्ट हो गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर खुश थे कि उन्होंने फैसला लिया है। वो अर्निंग पर डिपेंड नहीं कर रहे थे, वो वैल्यूएशन को देख रहे थे। क्या देख रहे थे? वैल्यूएशन को देख रहे थे। उनको छोड़ो, पिछले दिनों में देखना, जहां आप खड़े हैं, अगर आपको मौका मिले, आपको ये न्यूज पढ़नी है, इट इज अप टू यू नाउ। रीड इन द लास्ट 7-8 months हाउ मच फंडिंग रिलायंस हैज गॉट, हाउ मच फंडिंग रिलायंस हैज गॉट। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में रिलायंस को फंडिंग मिली है। क्या रिलायंस का अर्निंग बढ़ा है? अभी बढ़ा नहीं है। उम्मीद है कि बढ़ जाएगा, कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, 5G 6G ब्ला 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 ऐसे आएंगे। तो आप सोचो, जब ये सोच बढ़ती है, हम कहते हैं प्राइस बढ़ता है। तो प्राइस का एक अपना तरीका होता है। प्राइस बढ़ने का मतलब शेयर होल्डर्स आर हैप्पी, शेयर होल्डर्स आर हैप्पी। हमारा जो मार्केट्स है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या, ऑल टाइम हाई चल रहा है, लाइफ टाइम हाई। आज के दिन में जहां मैं खड़ा हूं, जिस दिन मैं क्लास ले रहा हूं, क्या परसेप्शन है कि इंडिया पता नहीं कितना ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा। तो दे आर हैप्पी अबाउट इट। तो प्राइस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। हम यही बात यहां कह रहे हैं कि आपके पास अगर पी रेशो गिवन होगा तो आप प्राइस निकालेंगे और आप कंपेयर करेंगे। कंपनी अगर कोई फैसला लेती है और उसने कुछ ऑल्टरनेटिव दिए, इस फैसला लेने से ये भाव हो जाएगा, इस फैसला लेने से कंपनी के शेयर का ये भाव हो जाएगा, इसके फैसला लेने से कंपनी के शेयर का ये भाव हो जाएगा। तो आप मुझे सोच के बताएं, जो फैसला कंपनी के शेयर प्राइस को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, वही तो माना जाएगा ना, या वही तो अच्छा होगा ना शेयर होल्डर्स के लिए। तो अब आप कहेंगे सर मेरे पास शेयर नहीं है, मैं कैसे खरीदूं महंगे शेयर को? भाई ये आपकी गलती है ना, ये मेरी गलती थोड़ी ना है, ये तो आपकी गलती है, कैसे खरीदूं? तो आप कोई ऐसा फैसला लें, मैं इन्वेस्टर हूं कंपनी का, मैं शेयर होल्डर हूं कंपनी का, और मैनेजमेंट कोई ऐसा फैसला ले जिससे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े, तो मैं क्या करूंगा? मैं थम्स अप दूंगा ना, वोट्स। तो हम जो काम करेंगे एग्जाम में भी ऐसा ही करेंगे। वी विल टेक डिसीजन ऑन ईपीएस, यस, एक्सेप्ट इफ पी रेशियो इज गिवन। हम प्राइस निकालेंगे और जिसका हाईएस्ट प्राइस देगा उस पर फैसला लेंगे। मेरी बात को समझ गए हैं? सर समझ गए हैं, इतनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, मेरे को आदत है भाई साहब, मेरे को आदत है। आप छोड़ो उस बातों को, नीचे इसके नीचे फिर से आप रीडेटिंग, रीनोटिंग करें, रीडेटिंग कह रहा हूँ, नालायक, रीनोटिंग करें। मेरे दिमाग में बहुत, अभी तो ख्याल बहुत आ रहे हैं, बहुत शेयर दिमाग में चल रहे हैं जिनकी री रेटिंग हुई है, जिनमें चीज़ें हुई हैं, बट फिर मेरा मुद्दा अटक जाएगा। आप इसी पे ट्रैक पे आएँ, आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंडिया भी री रेट होगा अभी, गवर्नमेंट की कंपनियां कुछ री रेट होंगी अभी, बहुत सारी। री रेट का मतलब सर, उनकी अर्निंग्स पे फर्क आएगा, उनकी वैल्यूएशन पे फर्क आएगा, पी रेशोज पे फर्क आएगा, प्राइस पे फर्क आएगा। सर एक बात है, पी रेशो निकालते हैं या प्राइस निकालते हैं, कैसे मर्जी निकाल लो, वो आपको ये डेटा देगा। हम ये मानने की कोशिश कर रहे हैं अगर ये डेटा दिया हो तो हम प्राइस निकाल लेंगे। वैसे प्राइस और ईपीएस देकर पी रेशो निकाला जाता है, लेकिन क्वेश्चन के लिए तो वो कुछ भी दे सकता है हमें। तो मैं फिर से लिख पा रहा हूं जो पहले लिखवाया था, वी विल सेलेक्ट दैट ऑप्शन विच गिव्स हाईएस्ट ईपीएस। ये तो हमारा जनरल रूल था, जनरल। एक्सेप्ट लिख लीजिए, इसका मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इफ पी रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन। If P ratio is given in question, then we will select that option.
If P ratio is given in question, then we will select that option which gives highest price oblique share price. If P ratio is given in question, you will select that option which gives highest price oblique share price. सर इसको एक बार रीड करके बताना वापस क्या कहा हम. We will select that option which gives highest EPS. ये जनरल रूल है. अगर कुछ ना दिया हो तो यहाँ फैसला लेंगे, लेकिन अगर बाई चांस एग्जाम में पी रेशो गिवन हो तो हम फैसला ईपीएस पे नहीं लेंगे, हम फैसला प्राइस पर लेंगे. और प्राइस कैसे निकालेंगे? प्राइस निकालेंगे सर, प्राइस इज इक्वल टू, अभी बनाया था ना फॉर्मूला, वही लिख दे दोबारा. प्राइस इज इक्वल टू पी रेशो इंटू व्हाट? ईपीएस. ये कॉन्सेप्ट होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ये थियरी में आएगा बेटा आपको आगे कॉन्सेप्ट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं बेटा. इट्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो हम फैसला कैसे लेंगे सर? अगर कोई फैसला कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ाता है तो हमेशा अच्छा माना जाता है. कोई भी फैसला किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ाता है. अब ऐसा नहीं कि शेयर प्राइस बढ़ जाएगा. प्राइस प्रैक्टिकली क्या होता है कि आपका शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बाइंग भी बढ़ती है, तो प्राइस में जंप तभी आता है जब आपके पास क्या हो, फैसला अच्छा हो. तो नीचे लिख दें, एक लाइन और लिख लें बेटा, फिर क्वेश्चन करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता हूं मैं. इफ एनी डिसीजन ऑफ द कंपनी, if any decision of the company increases the share price, if any decision of the company increases the share price, then that decision is considered to be best. If any decision of the company increases the share price, then that decision is considered to be best. अगर कोई ऐसा फैसला लिया जाए जिससे कंपनी के शेयर प्राइस में इंक्रीज आए या वो इंक्रीज हो, तो उस फैसले को हमेशा अच्छा माना जाता है बेटा. क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, बोलो हाँ. जी सर, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, रुको. क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, पेज नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 13 पढ़ के देखें बेटा एक बार. क्वेश्चन को पढ़ के देखें बेटा.
मैं पढ़ूं? ये सर सुनना जरा। बीटा कंपनी कंटेम्पलेटिंग, कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है बेटा सोचना, कंटेम्पलेटिंग सोचना, कंपनी सोच रही है। बीटा कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग कन्वर्जन ऑफ 514% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑफ ₹1000 ईच। मतलब वो अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट करना चाहती, कन्वर्ट मतलब इक्विटी शेयर में। कितने बॉन्ड्स हैं वो ध्यान रखिएगा, 500, 14% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1000 नंबर है। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज 1080। ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी, मार्केट प्राइस किसी काम का नहीं ना, हमें खरीदना बेचना थोड़ी है, हमें तो कन्वर्ट करना है। किसमें? कन्वर्ट इक्विटी शेयर में होता है ना, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आपने नाम सुना हो। तो बीटा कंपनी कंटेम्पलेटिंग सोच रही है कन्वर्जन ऑफ 514% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑफ 1000 ईच। बॉन्ड इंडेंचर, बीच की लाइन कोई काम की नहीं थी मेरे। बॉन्ड इंडेंचर, बॉन्ड इंडेंचर होता है बॉन्ड एग्रीमेंट। सर प्राइस किसी काम का क्यों नहीं? क्योंकि खरीद बेच नहीं रहे हैं, इसलिए प्राइस किसी काम का नहीं है। बॉन्ड इंडेंचर होता है बेटा बॉन्ड एग्रीमेंट। प्रोवाइड्स दैट वन बॉन्ड विल बी एक्सचेंज्ड फॉर 10 शेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे लिए, ध्यान से मेरी बात को सुने। अभी कंपनी की बैलेंस शीट में क्या खड़ा है? अभी कंपनी की बैलेंस शीट में क्या खड़ा है बेटा? डिबेंचर्स। कंपनी की बैलेंस शीट में डिबेंचर्स हैं और कंपनी उसको खत्म कर कर, बॉन्ड इंडेंचर इज बॉन्ड एग्रीमेंट, और कंपनी सोच रही है कि उन 500 जो आपके पास क्या है, डिबेंचर्स हैं, एक बॉन्ड के बदले, बॉन्ड डिबेंचर इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, हालांकि थोड़ा माइन्यूट फर्क होता है बट वी यूज इंटरचेंजेबली वर्ड्स, कि एक बॉन्ड के बदले कितने शेयर देंगे बेटा? 10 शेयर। इसका मतलब है अगर हम पूरे बॉन्ड्स को खत्म कर दें तो कितने शेयर हो जाएंगे? 5000। सर कैसे हुए? 500 इंटू 10, 500 बॉन्ड्स है ना, 500 इंटू 10, 5000। तो पहले तो मेरा माइंड बन जाना चाहिए कि अभी की मेरी स्थिति है, मेरी बैलेंस शीट में डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड डिबेंचर वन दी सेम थिंग, हालांकि इनमें माइन्यूट डिफरेंस होते हैं, उनको छोड़ दो आप, वो आगे कभी देखेंगे, चर्चा करनी होगी तो अभी मेरी बैलेंस शीट में बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जो 14% इंटरेस्ट रेट के साथ हैं। मैं इंटरेस्ट की कॉस्ट बियर करता हूं। अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूं शेयर में तो नया क्या स्ट्रक्चर बनेगा? माइंड में बनाएं क्या स्ट्रक्चर बनेगा? डिवेंचर बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे लेकिन नए नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे। और कितने नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे? एक डिवेंचर के बदले कितने शेयर? 10 शेयर। एक डिवेंचर के बदले 10 शेयर्स। प्राइस अर्निंग रेशियो बिफोर रिडेम्पशन अभी जो है वो 20:1 है, मतलब 20 टाइम्स हो गई बेसिकली, 20:1। एंड एंटीसिपेटेड प्राइस अर्निंग रेशियो आफ्टर रिडेम्पशन इज 25:1। जब रिडीम हो जाएंगी चीजें तो 25 का रेशियो हो जाएगा। प्राइस ईपीएस का 25। सर कैसे होगा? हमें उसकी चिंता नहीं करनी अभी, क्योंकि हो सकता है कि जब डिवेंचर्स रीपेमेंट हो जाए, प्राइस बढ़ जाए, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। क्वेश्चन ने हमें कहा कि आपका जो ये है, इसमें भी लॉजिक बैठ सकता है लेकिन हम उसमें जाएंगे तो सारा क्वेश्चन से डिविएट हो जाएंगे कि 20:1 का भाव हो जाएगा, मतलब ₹1 का ईपीएस, 20 का प्राइस, और उसके बाद ₹1 का ईपीएस और 25 का भाव, मतलब 25 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो। और अभी कितनी है? 20 प्राइस अर्निंग रेशियो। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू रिडेम्पशन, मतलब अभी हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है बेटा? अभी हमारे पास 10,000 नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है। ईबीआईटी अमाउंट्स टू 2 लाख। ईबीआईटी कितना है बेटा? 2 लाख। द कंपनी इज इन द 35% टैक्स ब्रैकेट। शुड द कंपनी कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू शेयर्स? गिव रीजंस। अब मेरी बात को ध्यान से सुने, माइंड में कुछ पिक्चर बनाएं। कंपनी के पास दो इश्यूज, दो चीजें पॉसिबल है, एक रिडेम्पशन से पहले, रिडेम्पशन के बाद। बनाना बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को फिर। रिडेम्पशन से पहले, रिडेम्पशन के बाद। नंबर्स को देखिए। रिडेम्पशन से पहले ईबीआईटी कितना है? रिडेम्पशन से पहले ईबीआईटी, सर हाईलाइट करना ईबीआईटी को, 2 लाख। क्या बॉन्ड्स को शेयर में कन्वर्ट करेंगे ईबीआईटी में फर्क पड़ेगा? बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट करेंगे ईबीआईटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी भी 2 लाख है, बाद में भी 2 लाख होगा। 2 लाख, 2 लाख, नो इश्यूज। बिफोर रिडेम्पशन क्या इंटरेस्ट जाता है? क्या इंटरेस्ट जाता है? जाएगा ना। कितना जाएगा सर? इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। किस पे? फेस वैल्यू पे। कितने डिबेंचर सर? 500। 500 इंटू 1000। कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर? 500 इंटू 1000। और उसका इंटरेस्ट कितना जाएगा? 14% इंटू 0.14। तो इसका मतलब हर साल इंटरेस्ट अभी कितना जाता है? 70,000, जब डिवेंचर्स मेरी बुक्स में हैं। तो जब ये रिडीम हो जाएंगे, जब ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या ये इंटरेस्ट जाएगा? बोलो ना। क्या ये इंटरेस्ट जाएगा? बोलो ना। इंटरेस्ट नहीं जाएगा। तो अभी क्या है? 70,000 का इंटरेस्ट जाता है, बाद में इंटरेस्ट नहीं जाएगा।
ईबीआईटी सेम रहेगा, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, ईबीटी आ जाएगा बेटा, यस, टैक्स आ जाएगा बेटा, यस, पैट आ जाएगा बेटा, यस। कैसे आ जाएगा? आएगा ना भाई। ईबीआईटी इंटरेस्ट है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? ईबीटी माइनस टैक्स पैट। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर, अभी कितने नंबर ऑफ शेयर हैं? 10,000। अभी कितने नंबर ऑफ शेयर है? 10,000। और रिडेम्पशन के बाद कितने हो जाएंगे? हर एक डिबेंचर या बॉन्ड के बदले 10 नए शेयर मिलेंगे, तो 500 के बदले कितने? 5,000 और। तो अभी 10,000, उसके बाद 15,000। क्या ईपीएस निकाल सकोगे? वो तो बचपन बीत गया आपका, बचपन बीत गया है पूरा का पूरा, जब से इंटर में आए हो ईपीएस निकालते निकालते, मतलब थक चुके होंगे आप भी अब तक। ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, पैट, नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस आ गया। अब ईपीएस पे फैसला नहीं लेना है, ईपीएस पे फैसला नहीं लेना है बस। क्यों? उसके बाद पी रेशो दिया है, ईपीएस पी रेशो, ईपीएस पी रेशो मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस आ जाएगा, और जो हाईएस्ट प्राइस देगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। क्यों सर? क्योंकि अगर फैसला लेने से या रिडेम्पशन करने से शेयर का भाव बढ़ता है, तो कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो ये फैसला नहीं लेगी? आराम से सोचना, मुझे मत लिखना, ना कमेंट करना ना लिखना, आराम से सोचना, या किसी व्यक्ति से पूछना घर में कि मैं कोई फैसला लेता हूं जिससे हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए, हमारे पास जो ऑलरेडी है, तो क्या अच्छा फैसला होगा? और 99.9999, 99 इज 99.99% लोग ये कहेंगे वो फैसला अच्छा होता है जिससे आपकी वर्थ बढ़ती है, वेल्थ बढ़ती है। करें जी। इनकम शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन वेल्थ लॉन्ग टर्म होती है। नॉलेज लॉन्ग टर्म होती है, एग्जाम पास होना शॉर्ट टर्म होता है। हालांकि एग्जाम पास होते होते ही वेल्थ बढ़ती है, वो दोनों। तो सर ज्ञान मत दो, वापस आओ क्वेश्चन में। वापस आ गया भाई साहब, सोल्यूशन 15 लिखें जी। लिखें बेटा, सोल्यूशन 15 तेजी से लिखें। सोल्यूशन 15 लिखिए बेटा। कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्राइस। इस पर लिख दें बिफोर कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्जन। बताओ, हद ही हो गई, क्या हो गया भाई इसको? बिफोर कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्जन बेटा। ईबीआईटी कितना? 2 लाख। लेस इंटरेस्ट। लेस इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बेटा? वो निकालेंगे सर 500 इंटू 1000 फेस वैल्यू इंटू 14%। 70,000 आया था, मैं फिर से कर लेता हूँ। ईबीटी टैक्स एट द रेट 35% था शायद। सर दिखाना एक बार, दिखाऊं? कहाँ गया? ये रहा बेटा, टैक्स 35%।
पैट बेटा ये आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओल्ड तो दोनों में सेम रहेंगे ना, 10,000 10,000। ओल्ड तो बेटा दोनों में सेम होंगे। नए में कितने आ जाएंगे? नए के अंदर आ जाएंगे सर 500 इंटू 10। फिफ्टी। ईपीएस निकाल सकते हैं? यस सर, ईपीएस पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एट पॉइंट सिक्स। हालांकि आपको है ना ईपीएस देख के बेटर यही लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ ईपीएस देख के फैसला लेना नहीं है हमको। हालांकि ईपीएस बेटर इसी का आ रहा है, हो सकता है प्राइस भी इसी का बेटर आए, हो सकता है प्राइस भी इसी का बेटर आए, बट लेट अस नॉट टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द ईपीएस बेटा। पी रेशो 2025 दिया था, प्राइस 216.75। डिसीजन लिखे बेटा, मैं डिक्टेट कर देता हूँ डिसीजन। डिसीजन लिखे बेटा, आई डिक्टेट दैट डिसीजन। Since the share price of the company, since the share price of the company since the share price of the company increases after conversion, since the share price of the company increases after conversion, hence the company should convert, comma, hence should convert bond into shares. Since the share price of the company
increases after conversion, hence the company should convert bond into shares. चले आगे बेटा। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक चीज और आपको कराना चाहूंगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने जब पी रेशो ये निकालना सीखा था कहीं कॉन्सेप्ट को, तो हमने इन दोनों का पी रेशो निकाला था 24.82। जरा देखें 24.82 16.35। क्या टैली कराएं? क्या एक्सचेंज या प्रैक्टिकल लाइफ में सेम पी रेशो आता है? बोलो हाँ, कराओगे? हालांकि मैंने ना थोड़ा प्राइसिंग का फर्क लिया था, जैसे C8 का एग्जैक्ट प्राइस 68 नहीं था। C8 का प्राइस एग्जैक्ट 68 नहीं था बेटा, क्या था? 67 पॉइंट समथिंग था। टैली कराएंगे? जी सर, टैली कराएंगे। हाँ देखें, और मैं अपने पास वापस, मार्केट से इतना प्यार क्यों करते हैं सर आप? बस समझ लो यही जीवन है और जीवन भी यही है। अब जरा फिर से बताएं, ईपीएस देखिए जरा, 1112 और 67.6, 1112.9 डिवाइड बाय 67.6, एग्जैक्ट आना चाहिए 16.46, 16.46। इसको देखें क्या आ रहा है, इसको देखें बेटा क्या आ रहा है, ये देखें दिया हुआ है 16.46, देख लो दिख गया। अब ये मत पूछना सर पी बाई बी क्या होता है, प्राइस बाई बुक वैल्यू होता है, ये भी कहीं सीखेंगे क्या? सीखेंगे हैं? हाँ। आरओई, आरओई सीखा है कभी? बोलो हाँ। आरओई कभी सीखा है? बोलो हाँ, सीखा है। हाँ सीखा है ना। अब जरा उसका देखें एक बार, एमआरएफ का, फिर एक दो कंपनी का मैं आपसे निकलवाऊंगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। सर एक बात बताएं, अगर प्राइस में बदलाव आया तो क्या पी रेशो बदलेगा? बदलेगा। आपको मन करे ना bscindia.com खोलकर आप रोज ट्रैक करें ना, ये बदल जाएगा, प्राइस बदलेगा। क्योंकि पिछले में अभी तो अर्निंग बदली नहीं है ना, अर्निंग यही है। जनवरी जब खत्म हो जाएगा, जनवरी जब खत्म हो जाए, जनवरी सॉरी दिसंबर खत्म हो जाएगा, जनवरी में रिजल्ट आते हैं। तो आप एक बार अपने पास ट्रैक करके देख लेगा, जनवरी का रिजल्ट आएंगे तो वो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट आएंगे, तो हो सकता है 12 महीने के ईपीएस में फर्क आ जाए, तो फिर थोड़ा फर्क आएगा। प्राइस अगर रोज बदलता है, पी रेशो बदलेगा। आप अपने पास अभी आपने एमआरएफ सीएट का देख लिया ना, मैं दो कंपनियों को और दिखा दूंगा, फिर आप क्या करना, घर पे इन तीन चार कंपनियों को ट्रैक करना अपने हिसाब से कि ईपीएस सेम रह रहा है, क्योंकि अर्निंग तो हर क्वार्टर एंडिंग होती है। मैं 2-4 मिनट आज प्रैक्टिकल इतनी बातें कर रहे हैं, ले लूं ना, मैं 2-4 मिनट ले लूं ना, क्योंकि क्वेश्चन तो दो एक और रहे हमारे पास, वो वैसे भी अगली क्लास में जाने हैं तो वहां देख लेंगे। तो एक एक देखना, एक और देख लेंगे। मैं अपने पास से कुछ प्रैक्टिकल इनपुट ऐड कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हर 3-3 महीने के रिजल्ट्स आते हैं, उन्हें कहते हैं क्वार्टरली अर्निंग्स, क्वार्टरली अर्निंग्स। तो जैसे 1 अप्रैल से लेके 30 जून, फिर सितंबर क्वार्टर, फिर दिसंबर क्वार्टर। अब हम जहां खड़े हैं दिसंबर में ना, अभी एंड होने वाला है, उसके कुछ दिनों के बाद कंपनियां अपने रिजल्ट अनाउंस करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ईपीएस में तो उसके बाद फर्क आएगा, लेकिन क्या प्राइस रोज बदलता है? प्राइस रोज बदलता है। क्यों बदलता है प्राइस रोज? बिकॉज डिमांड सप्लाई। तो आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप एमआरएफ देखेंगे, हमारा भी अप्रोक्सीमेटली, हमारा एग्जैक्टली सेम आया होगा 24.82। ये मैंने रट्टा नहीं मरवाया कोई कि मैं यहां से कॉपी करना चाहता, यहां से कॉपी कर सकता था, हमने निकाला है उसको। और अगर आप देखें एमआरएफ बेटर क्यों था, मैंने कहा था एमआरएफ का भाव ज्यादा है या उसका वैल्यूएशन ज्यादा है, उसके आरओई को कंपेयर करें, ये कमाई ज्यादा करता है। मे बी कमाई, और भी बहुत पैरामीटर हो सकते हैं ना, तो हमने तो पैरामीटर सारे देखे नहीं है, कुछ ही देखे हैं। सर एक दो कंपनियां और दिखाओ ना, हमको विश्वास हो जाए कि ये ऐसे वाकई में सच ऐसे आता है। देखोगे? देखें। हाँ, कुछ तो नालायक हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, एक काम करते हैं अल्ट्राटेक ही देख लेते हैं, चलो नाम ही आ गया था, पता नहीं क्यों आ गया, मैं ट्रैक कर रहा था किस लिए, तो इसलिए नाम आ गया। एनी डिस्कशन डन इन दी क्लास इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज नालायक। प्राइस क्या है? 5152.60 मैं लिख रहा हूँ, अल्ट्राटेक 5152.60। मार्केट बंद है अभी, ये संडे को क्लास आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी, मंडे चलनी है आपके लिए, इसलिए तो मार्केट बंद है, कल खुलेगा, भाव बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, पी रेशो, ईपीएस नहीं बदलेगा। 192.77 डिवाइड बाई 192.77, पी रेशो आता है 26.73, ये देख लें, ये रहा बेटा पी रेशो 26.73। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली नहीं निकलता, इसका इंटरप्रिटेशन मैंने टाइम लिया। आप कह सकते हैं सर आपने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, मैंने लिया। आपको अगर विश्वास ना हो ना तो किसी से पूछ लीजिएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा जिसने मार्केट में काम किया हो थोड़ा सा भी हो, जो आपको सीनियर हो, कोई भी हो,
चाहे 50 साल का, चाहे 40 साल के, चाहे 20 साल के, चाहे 60 साल के आपके दादाजी हों, अगर मार्केट को जानते हैं, वो प्राइस अर्निंग रेशो बता देंगे आपको क्या होता है। इसका आरओई देखो कितना है, बहुत अच्छा आरओई है। कौन सी इंडस्ट्री है सर? इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें अब, इसको आपको ट्रैक आना चाहिए। सीमेंट की इंडस्ट्री है। इसको कंपेयर करें सर एक और सीमेंट की कंपनी से, एसीसी से कर लेते हैं। एसीसी मैंने बस आज अपना एक होल्ड कर लिया थोड़ा सा कि फेस वैल्यू शेयर प्राइस में क्या फर्क होता है, उसकी चर्चा हम कभी आगे करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। एसीसी नालायक, एसीसी लो जी लो, इसका भाव देखो 1649.35, 1649.35 डिवाइड बाय 25.38। ये देख लो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं डिस्कशन तो बहुत लंबा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए रेलेवेंट जितना है मैं उतना ही करूंगा, जहां जहां काम आएगा। सर ये सीईपीएस क्या होता है, इसको छोड़ दे, कैश ईपीएस है तो आप छोड़ दें उनको, आपको करने की जरूरत नहीं है अभी। आप कुछ दिमाग मत लगाएं अभी, सिर्फ आप ध्यान दें ईपीएस टीटीएम क्या है नहीं है। ये सब चीजें जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे ना, वैसे वैसे सीख जाएंगे बेटा। और ये भी क्या, सीमेंट की इंडस्ट्री? यस। तो एक और चीज बता दें सर, एक और चीज, अब बार बार आप ये क्यों कह रहे हैं ये सीमेंट की इंडस्ट्री है, ऑटो की इंडस्ट्री है? किसी को पता चला क्यों मैंने ऐसी बात की? मैंने क्यों ऐसी बात कर रहा हूं कि सीमेंट की इंडस्ट्री है, ऑटो की इंडस्ट्री है? क्योंकि मैं ऑटो सेक्टर की इंडस्ट्रियों को कंपेयर कर सकता हूं, मतलब ऑटो ऑटो, मैं सीमेंट सीमेंट को कंपेयर कर सकता हूं। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, मैंने शायद वर्ड कहीं यूज किया होगा। अब ऐसा नहीं है एक सेक्टर सीमेंट का है, एक सेक्टर किसी और का है, दोनों कंपनियों का पी रेशियो कंपेयर, वो कंपैरिजन ही नहीं बनता है। दैट कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हम उन सिमिलर कंपनियों को कंपेयर कर सकते हैं। चल सकते हैं बेटा आगे। अब एक काम करना है आपको, आप अपने रेफरेंस के लिए, कल मंडे होगा ना जब ये क्लास देख रहे होंगे आप, या जो भी दिन देख रहे होंगे आप, जरा अगर यही ईपीएस हो, प्राइस अगर बदल जाए तो पी रेशियो को ट्रैक कर लेना, वो बदल जाएगी, वो बदल जाएगी। तो इसका मतलब रोज बदलेगी तो प्राइस बदलेगा तो बदल जाएगी, उसमें क्या करना है आपको। हाँ जी, चलें आगे बेटा। ये सर लो जी लो। अब एक काम कर देंगे मेरे को आप, मैं क्वेश्चन कराऊं, इससे बेटर है कुछ जो क्वेश्चन रह गए ना, अगर एक बार स्टॉक टेकिंग ले लेते हैं, क्या रह गया अपने पास। जी स्टॉक टेकिंग ले लेता हूं मैं सर, ऊपर आके जरा, ताकि अब आइडिया लग जाए ना, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चों को तो चैप्टर खत्म करने की जल्दी रहती है। ये हमारा इसलिए टाइम लगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ फ्लो बना रहा था और मुझे लगता है कि फ्लो बन गया है। जिनसे बनना था उनसे बन गया है, नाता जुड़ गया है। और जिनसे नहीं जुड़ा है कभी और जुड़ जाएगा, ऐसा कौन सा है, बहुत बड़ी उम्र है, कहीं ना कहीं जोड़ लेंगे। 18 क्वेश्चन मैं ही आपको कराऊंगा बेटा, तो ये अभी मैं कराऊंगा। 17 16 में कराऊंगा, ये बड़े बड़े हैं तो मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा अगले में करा लेंगे, ये करना तो है, ये करा दूंगा। ओहो, ये 14 13 है ना, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। अब मैं बताऊं क्या है इनमें, जरा देख लेते हैं, जरा देख लेते हैं। ये तो मैं कर चुका ना आपके साथ, बाकी कर चुका हूं। इसमें क्या है भाई साहब, कुछ नहीं करना है, मतलब लेबर वर्क सुना है आपने कभी? लेबर वर्क, प्योर लेबर वर्क सुना हो तो ये प्योर लेबर वर्क की तरह है, प्योर लेबर वर्क की तरह। किसी को डाउट आए तो फोन ही कर लीजिएगा भाई, मैं बता दूंगा। कुछ डाउट आए, आएगा नहीं, वैसे आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, टैक्सेशन के स्टूडेंट हैं। इतने पैसे चाहिए, कंपनी के पास इक्विटी की ऑप्शन है, कंपनी के पास इक्विटी और डिबेंचर की ऑप्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कंपनी के पास इक्विटी और प्रेफरेंशियल की ऑप्शन है, ठीक है ना। अब कितने सारे ईपीएस निकालने हैं? अगर ईबीआईटी 62,500 हो, 62,500 सिर्फ इक्विटी फाइनेंसिंग प्लान, तो उसके बाद 125, 2,50,000, 3,75,000, 6,25,000, तो भाई साहब आपको 5 ईपीएस इक्विटी प्लान में निकलेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर 5 ईपीएस दूसरे वाले प्लान में निकलेंगे। कौन से प्लान में? डेट एंड इक्विटी मिक्स। बताओ, हद ही कर दी सर ये तो। क्या लेबर वर्क है, लेबर वर्क क्या, क्या कर लेना, एक काम करना, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन चेक कर लेना बस, लिखने की बजाय वो कैलकुलेशन चेक कर लेना। हाँ, और यहाँ पर है ना वो सेट ऑफ का जो आपने प्रोविजन इनकम टैक्स में किया होगा, वो सेट ऑफ किया होगा तो घबराना नहीं, कोई इनकम टैक्स वाले टीचर बता देंगे, आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा। मैंने फिर से कह रहा हूँ, कुछ बच्चों ने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था, सर हमने इनकम टैक्स नहीं किया है तो क्या दिक्कत आएगी? बस ये दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि इसके लिए इनकम टैक्स पढ़ना जरूरी है बेटा। वो इनकम टैक्स में आप करते हैं शायद सेक्शन 72 आई थिंक, सेट ऑफ या सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऐसा कुछ करते हैं। तो फिर 5 ईपीएस, फिर 5 ईपीएस, यहाँ भी 5 ईपीएस, यहाँ भी 5 ईपीएस। ईपीएस नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव ईपीएस क्यों नहीं आ सकता भाई साहब? नेगेटिव ईपीएस आ जाता है, कंपनी नुकसान में है। हाँ, हाँ तो आ जाता है नेगेटिव ईपीएस। में क्या है,
प्रेफरेंशियल एंड इक्विटी मिक्स, प्रेफरेंशियल एंड इक्विटी मिक्स, इसमें भी आ गया ये। उसके बाद कौन सा ऑप्शन बेटर है, ईपीएस जिसका बेटर हो, और इंडिफरेंस पॉइंट आपको निकालने आते हैं, बचपन निकल गया है, कर लेंगे ना। बिल्कुल एग्जैक्टली 14th है, बिल्कुल एग्जैक्टली 14th है भाई साहब, बिल्कुल। तो आंसर दिया है, लेबर वर्क नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी होती है, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्योर लेबर वर्क। तो आप क्या करना, नंबर्स को लिखना, कट 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 कट, चेक कर लेना आंसर्स को अपने, चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे सर, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना चेक करने के अंदर? नहीं नहीं सर, क्या दिक्कत आएगी, कर लेंगे चेक, ऐसी क्या मुसीबत है, ऐसी कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये 13th और 14th आप होमवर्क ट्राई कर लेंगे, होमवर्क ट्राई कर लेंगे, मैं अजम्पशन करता हूँ साफ मन से आप कर लेंगे इनको जी। ये हम कर चुके हैं बेटा, ये हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, फिफ्थ कर चुके हैं, फोर्थ भी वैसे होमवर्क दे सकता हूँ, अगर अगली क्लास में टाइम बच जाएगा तो एंड में करा दूंगा, ये सिंपल था, होमवर्क देने का ही मन था, फिर क्योंकि आंसर दिया हुआ नहीं था यहाँ पर तो मुझे लगा कि बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, तो एक बार के लिए छोड़ देते हैं इसको, अगली क्लास में अगर टाइम बच जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो मैं फिर होमवर्क के लिए दे दूंगा, आंसर आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो ये हमारे पास कुल मिला के चैप्टर खत्म हो जाएगा और सुंदर खत्म हो जाएगा। आज का जो मुख्य भूमिका निभाई हमारे आज जो क्लास के अंदर थी, वो था सिर्फ पी रेशो, दैट्स इट, सिर्फ पी रेशो, और कुछ भी नहीं था। तो दैट प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब उसने एक अच्छा रोल प्ले किया, एंड वेरी ब्यूटीफुल रेशो। सर अगर हमें बाय चांस किसी कंपनियों का ईपीएस चेक करना हो कि कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, या अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, तो क्या करें? तो एक काम करना ना, क्या दिक्कत है, मैं आपको दिखाऊं एक बार, कोई भी कंपनी मन में आए, कोई भी कंपनी मन में आए, एक बार दिखाऊं जी। तो क्या किया करो, अगर किसी कंपनी का डेटा, वैसे वैसे तो पढ़ना मुश्किल होता है आपके लिए, क्योंकि आज हमने इतनी बात की, मैं रोज रोज तो पिछली क्लास में तो बात की नहीं थी आपसे, तो क्या करा करो बेटा, जैसे मैंने मैं इसी में आ गया अपने पास, इसी में मैं कंपनी डाल रहा हूँ, ओलेक्ट्रा, आई थिंक सो, आप कंपनी के नाम में अजीब भी डालूंगा, चिंता मत करना। ओलेक्ट्रा ये ई व्हीकल्स में है, ये भी एक मतलब अच्छी स्टोरी बनेगी, आप इसको छोड़ देना क्या है। और इसका ईपीएस देखो क्या आ रहा है बेटा, माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस, ये देखो, दिख गया? तो इसका मतलब कंपनी का ईपीएस नेगेटिव हो सकता है ना, ये माइनस दिखाई दे रहा है। तो आप इसके रिजल्ट चेक करना चाहें, कुछ और मन में आए तो आप इसको चेक कर सकते हैं ऐसे। ये जैसे देखो, ये जून क्वार्टर था, इसके बाद ये सितंबर क्वार्टर है, इसके बाद क्या आएगा, दिसंबर एंड होगा तो दिसंबर क्वार्टर आ जाएगा, एंड देन द क्वार्टर अर्निंग कम्स इन। और यहाँ पर बहुत सारा इसका एनालिसिस दिया होता है, बहुत सारा एनालिसिस दिया होता है, ये अभी नहीं करना, स्पेशली जिनके एग्जाम अगर मई में हो, वो तो बिल्कुल नहीं करना। जिनके मई में हो जाए, उसका टाइम मिले, तो यू कैन सर्च अबाउट सम कंपनीज, यू कैन रीड अबाउट दीज कंपनीज, कि कंपनीज क्या काम करती हैं, किस चीज में है, सेक्टर कौन सा है, एक्सेट्रा, यू कैन वर्क ऑन दैट। तो ऐसे ही मैं कई सारी कंपनियां कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डालूँ जेबीएम ऑटो, ये कंपनियां मैं अपने किसी रेफरेंस के लिए यूज करता हूँ, तो मुझे नाम याद है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नेम्स आई हैव टेकन दैट। फॉर एग्जांपल ये है जेबीएम ऑटो, इसको मैं ट्रैक करना चाहूँ, ये किस में है, ये ऑटो पार्ट्स इक्विपमेंट्स में है, ये भी शायद इलेक्ट्रिक बसेस या कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट में होगी, वॉट एवर द केस में भी। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखो अब इसका अगर रिजल्ट देखो, जून क्वार्टर, क्योंकि जून कोविड से संबंधित था तो बहुत खराब क्वार्टर था सबके लिए, नेगेटिव प्रॉफिट आया, तो नेगेटिव प्रॉफिट आया तो ईपीएस क्या आ गया, नेगेटिव ईपीएस आ गया बेटा, इसका मतलब नेगेटिव आता है, यस। इसके नीचे आपको और भी दिखाई देंगे, ओपीएम दिखाई दे रहा है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एनपीएम इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सब हम जब रेशियोज में जाएंगे तो वहां देखेंगे, मतलब विल सी दूज आउट। तो मैं सिर्फ हल्का हल्का बता रहा हूं आपको, कि मैं कोशिश पूरी करूंगा कि वॉट एवर आई कैन लिंक, वॉट एवर आई कैन शो यू, बट मेरे को अभी तो क्या है, सब्जेक्ट का फ्लो बना रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे भी हूँ, क्लासेस भी छोटी ड्यूरेशन की हैं, ताकि आप एक फ्लो में आ जाएं, एंड आफ्टर दैट वंस वी आर ट्यून्ड विद ईच अदर, तो उसके बाद हम फ्लो में चल सकते हैं जी। और बाकी मैंने आपको बता दिया था कि टॉपिक्स मेरे पे छोड़ देना, सब्जेक्ट मेरे पे छोड़ देना, जितना आप ले सके नॉलेज यहाँ से, अदर देन दी सब्जेक्ट, ट्राई टू इनहेंस इट, वो आपको एक पर्सनल लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, एंड इट विल मेक यू ग्रो। हमें कोई इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट नहीं बनना है, मे बी हमें कोई ट्रेडर नहीं बनना है, हमें कोई शेयर मार्केट का ऐसा नहीं बनना है कि पैसा लगाना है, करना है, वो चीज़ें नहीं हैं। दीज आर एक्चुअल, बिकॉज यूल बी प्लेइंग विद द कंपनीज, आप कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स में काम कर रहे होंगे, आप कंपनी के डेटा पे काम कर रहे होंगे, तो आपको वो डेटा समझ में भी तो आना चाहिए, एंड दिस इज द परफेक्ट एज। Those whosoever has a time, try spending 10 minutes or 15 minutes on your own on different activities,
on different data analysis, on different newspapers maybe, so that you at the end of the day you feel happy other than the studies I have done something. ये सिर्फ एक मैं ये मान लो कि एक एक्सपीरियंस के एंगल से बोल रहा हूँ, चाहे आप कुछ भी मान लें, बड़ा भाई या कुछ भी जो मानना चाहें वो मान लें, कि आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ वी रियली वांट टू गो इनटू द इंडस्ट्री, वी डू नॉट हैव टू बी डम इनफ, वी हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू बी देयर। मैं टेक्नोलॉजी में स्मार्ट हूँ, मैं खेलने में स्मार्ट हूँ, मैं बोलने में भी स्मार्ट हूँ, लेकिन मैं डेटा एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप सोचें कि इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट कैसे करे। यू नीड टू हैव सम कैलिबर इन यू, एंड द मोमेंट यू हैव दैट कैलिबर, automatically everyone would appreciate. I'll not speak much. We'll wind up here, क्योंकि बातें तो हम कितनी भी कर लें और उसका तो कोई एंड ही नहीं ना, अंत नहीं है उसका. So let's wind up here and I'll say you goodbye, और नेक्स्ट सेशन में हम इसको चैप्टर को खत्म कर लेंगे बेटा जी. टेक केयर एंड बाय बाय.